दोस्तों, आज की कहानी है कांच जैसा दिल और पत्थर जैसा दिल में अंतर। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं सोच में खोई खाली कुकर में कलछिल चला रही थी, तभी हमारे पति विवेक बोले, अरे भाई, आज जादू वाली सब्जी बना रही हो क्या? वह शायद पानी पीने के लिए रसोई में आए थे। तब मुझे ध्यान आया कि मैं खाली कुकर में कलछिल चला रही हूँ। क्या बात है बीनी, परेशान हो? उन्होंने पूछा। आओ बैठकर बातें करते हैं। पर खाना, मेरा यह कहते ही ये बोले, तुम्हें भी पता है मन में इतनी हलचल लेकर तुम ठीक से खाना बना नहीं पाओगी और मैं शक्कर वाली सब्जी खा नहीं पाऊंगा। मैं अपलक विवेक का चेहरा देखती रही, जो मुझसे भी ज्यादा समझते हैं। आज एक बार फिर प्रकृति को कोटि कोटि धन्यवाद देने को मन कर रहा है कि उसने मुझे इतना समझने वाला पति दिया है। फिर से खो गई। विवेक ने मेरे चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, आने दो सासू माँ को, उनसे पूछूंगा कि कहीं आप अपनी यह बेटी कुंभ के मेले से तो नहीं लाई थी, बार बार खो जाती है। फिर उन्होंने मुझे सोफे पर बैठाते हुए कहा, अब बताओ क्या बात है? आपको सुकन्या याद है? कौन? वह शरारती लड़की जिसने हमारे विवाह में तेरे दोस्त को सबसे ज्यादा छक्काया था। क्या हुआ उसे? उन्होंने पूछा। आज बाजार में मिली थी, पता है। कॉलेज में हम 3 सखियों की आपस में बहुत घनिष्ठता थी। मैं, पारुल और सुकन्या, हम तीनों के विचार, व्यवहार तथा पारिवारिक स्थितियां एक दूसरे से एकदम अलग थी। हम तीनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। पारुल के पिताजी शहर के जाने माने लोहे के व्यापारी थे। घर में धन दौलत की नदी बहती थी। पापा भी सरकारी महकमे थे। हम पर दौलत की बरसात तो नहीं थी, पर कोई कमी भी नहीं थी। इसके विपरीत पितृविहीन सुकन्या के घर का खर्च मुश्किल से तब पूरा होता था जब वह और उसकी माँ सारा दिन सिलाई करती थी। इन सब के बावजूद मैंने कभी भी उसके माथे पर परेशानी की एक सिकन नहीं देखी थी। शायद हमारी आर्थिक स्थिति जैसी ही हमारा स्वभाव था। नाजों में पली पारुल जरा सी तकलीफ में घबरा जाती थी, तो दूसरी तरफ सुकन्या बड़ी से बड़ी परेशानी भी बिना उफ किए झेल जाती थी। और बची मैं, जिसके लिए सुकन्या कहती थी, अच्छा है कि तू मेरे और पारुल के बीच में रहती है, वरना यह पारुल तो मुझे भी अपनी तरफ कमजोर बना देगी। कांच की गुड़िया पारुल भी कहाँ चुप रहती। पलटकर जवाब मिलता, हाँ रहने दे मुझे कांच की गुड़िया की तरह नाजुक। मुझे नहीं बनना तेरी तरह पत्थर, सीने में दिल ही नहीं है। और बदले में सुकन्या यह शेर सुनकर लाजवाब कर देती, आईने का तो बस टूट जाना है। आईना बनने से बेहतर है पत्थर बनो। तरासे जाओगे तो महान कहलाओगे, पर वक्त की मार देखो। मेरी दोनों सहेलियां टूटकर बिखर गई। जो पत्थर थी वह भी और जो कांच थी वह भी। मेरी आंखों में रुके हुए आंसुओं का बांध टूट गया था। मैं बहुत देर तक विवेक की बाहों में सिसकती रही। मुझे बताओ क्या हुआ? इसके बाद तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। काफी देर की खामोशी के बाद विवेक बोले तो मैंने सब कह दिया। हमारा कॉलेज में पहला वर्ष ही था कि पारुल की सगाई हो गई, शहर के ही व्यापारी के बेटे विजय से। वे दोनों रोज एक दूसरे से फोन पर घंटों बातें करते थे। वह अपनी सारी बातें हमसे शेयर करती। पारुल की बातें खत्म नहीं होती और सुकन्या अक्सर उसे चिढ़ाने के लिए कहती, ओफ ओह, जिस लड़की की सगाई हो गई हो उसके तो पास तो फटकना भी नहीं चाहिए। यह सुनकर पारुल रूठ जाती और मुझे बीच बचाव करना पड़ता था।
मुझे आज भी याद है जब पारुल के विवाह से ठीक 1 महीने पहले विजय ने शादी से मना कर दिया। परिणाम यह हुआ कि पारुल, जिसने कभी छोटा सा दुख भी नहीं झेला था, उसने उसी रात एक चिट्ठी में यह लिखकर मैं विजय के बिना नहीं जी सकती हूँ, आत्महत्या कर ली। उसी दिन सुकन्या ने मुझसे कहा था, बीनी, मैं शादी से पहले किसी को अपने इतने करीब नहीं आने दूंगी कि उसके दूर जाते ही मेरी जिंदगी ही मुझसे रूठ जाए। और अभी 2 महीने पहले ही तो उसने मुझे फोन पर बताया था मेरी सगाई हो गई है बीनी। खुशी उसकी आवाज़ से छलक रही थी। तो मैंने भी पूछा, क्या नाम है? तो बताई कि धीर नाम है उनका, और हाँ, खूब बातें करते हैं। अच्छा जी, खूब बातें करते हैं तो आखिर पत्थर को भी बोलना आ ही गया। अब तो धीर जी से मिलना ही पड़ेगा। मैंने चुटकी ली थी। हाँ बीनी, मुझे पता ही नहीं चला कब धीर ने मेरे पत्थर दिल को पिघलाकर मोम बना दिया और उसे धड़कना सिखा दिया। 3 महीने बाद शादी है, तू जरूर आना। हाँ हाँ, जरूर आऊंगी, मैंने कह दिया। आज बाजार में मिली, होठों पर वही सदाबहार मुस्कान। मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो धूप में? शादी को 1 महीने से कम समय रह गया है। इतनी धूप में घूमेगी तो काली हो जाएगी। अरे तुझे तो पता ही है, पार्लर खोला है, उसी का सामान लेने जा रही हूँ। वह जैसे मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रही हो। अरे पार्लर वाला छोड़, पिया के घर जाने की तैयारी कर, मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा। तभी मेरी नज़र उसकी आंखों पर गई। शायद वह 1 सेकंड का 100वां भाग जितना ही समय था जब उसकी आंखों में दर्द की लहर गुजरी, जिसे उसने बहुत सफाई से छिपा लिया था, क्योंकि अगले क्षण उसकी सदाबहार मुस्कुराहट वापस उसके होठों पर थी। वह मुझसे नज़र नहीं मिला पा रही थी। वह झटके से वापस जाने के लिए मुड़ी, पर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं अक्षरे, आज नहीं, कहकर वह अपना हाथ छुड़ाने लगी। नहीं, आज ही, मैंने जिद की। हमेशा ही ऐसा होता था। उसे जब भी मुझसे अपनी कोई परेशानी छिपानी होती थी, मुझसे नज़र मिलाने से कतराती थी। कहती थी, मैं अपने हंसते चेहरे की आड़ में अपना दर्द सारी दुनिया से छिपा लेती हूँ, पर अक्षरे तू फिर भी सब समझ जाती है। और तब वह मुझे बीनी ना कहकर अक्षरे बुलाती। आज भी ऐसा हुआ था। कल धीर के घर वाले आए थे। उन्होंने अचानक ही अपनी डिमांड बढ़ा दी। अम्मा ने मजबूरी बताते हुए हाथ जोड़े तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। उसने अपना चेहरा घुमाते हुए कहा, कल तेरा रिश्ता टूटा और आज तू पार्लर जा रही है। मुझे अपनी ही आवाज़ गले में फंसती हुई लग रही थी। तू तो जानती है, हम दोनों बहनों ने कितनी मुश्किल से पैसे जोड़कर यह पार्लर खोला है, और अब अगर शादी विवाह के मौके पर पार्लर बंद रखेंगे तो काम कैसे चलेगा? विवेक, समय की मार देखो। मेरी दोनों सहेलियां के साथ एक जैसे ही हादसे हुए। पारुल कांच की तरह टूटकर बिखर गई। उसका टूटना सबने देखा और बिखरना भी। और दूसरी तरफ सुकन्या, वह ना तो टूट सकी और ना ही बिखर सकी, क्योंकि अगर वह कांच की तरह टूटकर बिखरती तो उन टूटी हुई किरचों से उसके अपने ही लहूलुहान हो जाते, घायल हो जाती उसकी माँ बहनें। तभी तो उसने अपने टूटे हुए ख्वाबों को अपने दिलों में ही दफन कर दिया। उसको तो दुखी होकर शोक मनाने का अधिकार भी नहीं था। उसके ऊपर सारे घर की जिम्मेदारी जो थी। विवेक ने मेरे मुख से दुख भरी कथा को सुन मुझसे अपनी सहेलियों के दर्द में शामिल होने को कहा। हालांकि अपने दिल की बात सुनकर मैं हल्की हो गई।